तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में, जिसमें आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 क्या है? द रिवोल्ट ऑफ 1857। और ये बुकलेट उड़ान बुकलेट ओनली आईएएस की है, जहाँ से हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4, चैप्टर 1 2 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 4 आज स्टार्ट करते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट क्यों हुई, क्या कारण था रिवोल्ट होने का? तो पहला कारण इकोनॉमिक, दूसरा पॉलिटिकल, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर सोशियो रिलीजियस, फिर इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड इवेंट और डिस्कंटेंट अमॉन्ग सिपोइज। तो अगर आपको लिखना हो रिवोल्ट ऑफ 18 कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो एक तो इकोनॉमिक आप लिख सकते हो, इकोनॉमिक के अंदर कुछ पॉइंट आ जाएगी, पॉलिटिकल के अंदर कुछ पॉइंट हो जाएगी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर कुछ पॉइंट हो जाएगी, रीजन्स, फिर सोशियो रिलीजियस क्या प्रॉब्लम चल रहा था जिसके कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, फिर आउटसाइड से क्या इन्फ्लुएंस था, आउटसाइड इन्फ्लुएंस, ठीक है, और फाइनली सिपोई मुटनी। यही कारण बना एट लास्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 का। ठीक है, चलो तो इतने हेडिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 का क्या क्या कारण था। इकोनॉमिक कॉजेज देख लेंगे, पॉलिटिकल कॉजेज देख लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, सोशियो रिलीजियस कारण, आउटसाइड इन्फ्लुएंस क्या था जिसके कारण 1857 का रिवोल्ट हुआ, और फाइनली सिपोई मुटनी हम लोग देखेंगे। तो पहला इकोनॉमिक रीज़न देखते हैं। पहला था डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी हम लोगों ने पहले भी देखा था कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ब्रिटिशर्स बिल्कुल बर्बाद कर दिए थे। ठीक है, यहाँ की चीज़ें कॉस्टली हो बिकती थी बाहर जाके, और बाहर की चीज़ें जब इंडिया आती थी तो वो चीप रहती थी। ठीक है, तो लोग बाहर की चीज़ें लेना पसंद करते थे, और यहाँ की बाहर में इतनी महंगी होती थी कि लोग ले नहीं पाते थे। तो इंडियन इकोनॉमी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया था, डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल डिस्ट्रक्ट कर दिया गया था। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स की थी, जिससे पीजेंट काफ़ी सफ़र कर रहे थे। क्या क्या रीज़न है? टैक्स इंक्रीज कर दिए थे, हाई टैक्स के कारण इन्हें अपना ज़मीन भी वो करना पड़ता था। रिजल्ट इन द डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, हाई टैक्स के कारण एग्रीकल्चर में डिक्लाइन देखने को मिला। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सब इकोनॉमिक कॉजेज देख रहे हैं, हाँ, कि ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी वेस्ट हो गई, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के कारण पीजेंट सफ़र कर रहे थे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या हुआ? अफेक्ट्स इंडियन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट, चार्टर ऑफ 1830 एंड चार्टर ऑफ 1833, चार्टर ऑफ 1813 और चार्टर ऑफ 1833 में ये देखा गया कि इंडियन ट्रेडर्स को काफ़ी अफेक्ट हुआ ये दोनों चार्टर के कारण। ठीक है, रियून ऑफ एग्रीकल्चर बाय डिकोलोनियल लैंड रिफॉर्म लाकर एग्रीकल्चर को बर्बाद कर दिया गया। एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, काफ़ी प्रिंसली स्टेट को एनेक्स कर लिया जा रहा था। ठीक है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो हो रही थी। आर्टिसंस जो थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे डिस्ट्रक्ट हो रही थी कि जो आर्टिसंस थे ना, जो बनाते थे उसे, उन्हें कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं किया जाता था ब्रिटिशर्स की तरफ से, ऊपर से उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, प्रिंसली स्टेट को एनेक्स कर लेते थे ये लोग। लॉस ऑफ स्टेटस ऑफ जमींदार, जमींदार भी इन लोग से नाराज़ थे, क्योंकि जमींदार का भी स्टेटस इन लोगों ने ख़त्म कर दिया था फाइनली। पहले तो जमींदार को काफ़ी यूज़ किए ये लोग फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स, बाद में इनका भी वो कर दिए, तो जमींदार भी इनसे नाराज़ हो गए। तो ये सारे इकोनॉमिक रीजन्स के कारण लोग नाराज हुए, और फाइनली वो नाराज़गी एज ए रिवोल्ट ट्रांसफ़र हुई, और रिवोल्ट ऑफ 1857 हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इकोनॉमी में क्या क्या देख लिया? ट्रेडिशनल इकोनॉमी बर्बाद हो गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई जिसके कारण इंडियन ट्रेडर्स अफेक्ट हो गए, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो था जिसके कारण हाई टैक्स लगाया जाता था, और फाइनली एग्रीकल्चर में डिक्लाइन हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर को बिल्कुल लैंड रिफॉर्म लाकर बर्बाद कर दिया गया। प्रिंसली स्टेट जो थे उन्हें एनेक्स कर लिया जाता था,
फिर ज़मींदार को भी उनका स्टेटस लॉस हो गया, तो ज़मींदार भी नाराज़ हो गए ब्रिटिशर्स से। ये था इकोनॉमिक। अब पॉलिटिकल कॉजेज़ देखते हैं। इंटरफेरेंस इन सोशियो रिलीजियस अफेयर इन ऑफ इंडियन पब्लिक। जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें कुछ तो पहले से इनका कस्टम्स था, ठीक है, वो कस्टम्स को फॉलो करते थे। यहाँ आकर ब्रिटिशर्स वो कस्टम्स को चेंज करने लग गए, जैसे सती, जैसे विडो रीमैरिज, ठीक है, ये सारे कस्टम्स को चेंज करने लगे, जिससे यहाँ की सोसाइटी इनसे नाराज़ हो गई। फिर ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, जो इनका एक्सपेंड करने का पॉलिसी था, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी लेके आए थे 1848 में, सब्सिडरी अलायंस जो वेलेस्ली लेके आए थे 1798 में, ये इनका एनेक्सेशन पॉलिसी था, अपने आप को एक्सपेंड करने का ये एक जरिया था, ठीक है। तो इससे रूलर्स नाराज थे, ठीक है। दूसरा, द इंट्रोडक्शन ऑफ अनफेयर पॉलिसी लाइक द पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो अनफेयर, जो मतलब हम इंडियन सोसाइटी के लिए जो घाटे के लिए इनको वो मैनिपुलेट करने के लिए ये लोग पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लेके आए, जो काफ़ी अनफेयर थी इंडियन मार्केट के लिए, वो सपोर्टिव नहीं थी, ठीक। जबकि एक तो सपोर्टिव ही नहीं है, ऊपर से यहाँ के ट्रेडर्स को वो नुकसान पहुँचा रही है पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद द पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट सबऑर्डिनेशन, कि इनडायरेक्टली आप ब्रिटिश के सबऑर्डिनेट रहेंगे, जो भी आपका ट्रेड व्रेड रहेगा सारे। द पॉलिसी ऑफ वार एंड एनेक्सेशन, वार करके एनेक्स कर लेते थे लोग किंगडम को। द पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन, ये हम लोगों ने देख लिया। ये तो इनडायरेक्ट सबऑर्डिनेशन, पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन भी था। पॉलिसी ऑफ मिस गवर्नेंस, ये सब पॉलिसी यूज करके वो लोग क्या करते थे, यहाँ के रूलर्स को अपने अधीन बना लेते थे। अब्सेंटी सोवरेनिटी कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश, अब्सेंटी सोवरेनिटी क्या होता था, ब्रिटिश की मतलब हम तो आपके कंट्री में रहेंगे भी नहीं। जो मोनार्क थे, जो ब्रिटिश राजा हुआ करते थे, जो मेन जहाँ से पास होती थी यहाँ के लिए, यहाँ तो गवर्नर जनरल वाइसरॉ ये लोग रहते थे ना, मेन इनको कमांड कहाँ से, ब्रिटेन से मिलता था। तो ब्रिटेन के मोनार्क एक तो हम रहेंगे भी नहीं आपके यहाँ, ठीक, और हम आपकी कंट्री को अपने डोमिनियन में रख के आपको चलाएंगे भी। तो अब्सेंटी सोवरेनिटी इसे को बोलते हैं, कि हम बाहर रहेंगे लेकिन आप हमारे अंडर काम करोगे। डिनाइल ऑफ सर्टेन राइट्स ऑफ मुगल रूलर की कुछ राइट्स थी, उन्हें भी ये लोग ख़त्म कर दिए। तो ये था पॉलिटिकल रीज़न। इकोनॉमिक देख लिया, पॉलिटिकल में हम लोगों ने देख लिया, पॉलिटिकली सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में इंटरफेरेंस पसंद नहीं आ रहा था इंडियंस को। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडी अलायंस जैसे ब्रिटिश जो पॉलिसी लेके आते थे अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। किंगडम्स थे, यहाँ के जो भी रूलर्स थे उन्हें प्रॉब्लम हो रहा था। फिर काफ़ी सारी पॉलिसी लाके अपने अधीन बनाने के लिए ये लोग रूलर्स को फोर्स करते थे, उन्हें मैनिपुलेट करते थे, जैसे पॉलिसी ऑफ मिड गवर्नेंस, पॉलिसी ऑफ वार एंड एनेक्सेशन, वार करके एनेक्स कर लेंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स को ये लोग उसके ऊपर भी पॉलिसी बनाते थे। पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन, अब्सेंटी सोवरेनिटी कैरेक्टर जो ब्रिटिश का था, हम बाहर रहेंगे लेकिन आपको गवर्न करेंगे, ठीक है। मुगल्स के भी सर्टेन रूल्स को ये लोग डिनाई कर दिए थे। तो इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव कारण क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण क्या था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काफ़ी करप्शन वो हो गया था, रैम्पेंट करप्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन स्पेशली एट द लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पुलिस और लोकल कोर्ट्स में काफ़ी करप्शन हो गई थी, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न, मतलब किसी को कोर्ट में कुछ करवाना है तो वहाँ आपको पहले तो पैसे खिलाने होते थे, फिर पुलिस से भी। ये तो भाई बेसिक वो हो गया ना कि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप पुलिस के पास जाओ, बेसिक राइट है ये, ठीक। आपको यहाँ भी करप्शन झेलना पड़ रहा है, तो जिससे लोग नाराज हुए। और एक तो करप्शन, ऊपर से ये सपोर्ट करते थे उल्टा ब्रिटेन को ही, ब्रिटिशर्स को ही, उनके लॉ यही फॉलो होता था। तो एक तो करप्शन, ऊपर से आप सपोर्ट भी उन्हीं का कर रहे हो। चलो, ये एक नाराज़गी का रीज़न बना। सोशियो रिलीजियस प्रॉब्लम क्या था, जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है, टुवर्ड्स नेटिव इंडियन, जो इंडियंस होते थे उनसे ये लोग उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे। थ्योरी ऑफ वाइट मैंस बर्डन, ठीक है, कि जो इंडियंस हैं वो गोरे लोग पे बर्डन है एक, ठीक। रिलीजियस प्रोपोगेशन बाय क्रिश्चियन मिशनरीज,
जो क्रिश्चियन मिशनरीज हुआ करती थी वो रिलीजियस अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करती थी कि क्रिश्चियनिटी फॉलो करो, क्रिश्चियनिटी फॉलो करो। रिफॉर्म्स लाइट एबोलिशन ऑफ सती, ये हमने ऊपर भी देखा था कि जो भी रिफॉर्म्स आ रही थी उससे यहाँ के लोग वो नहीं कर रहे थे, मतलब उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जैसे एबोलिशन ऑफ सती, इनका अपना कस्टम हुआ करता था, ये कस्टम में बाहर के इंटरफेरेंस, ब्रिटेन का इंटरफेरेंस इन्हें पसंद नहीं आ रहा था, तो सती को एबोलिश कर रहे थे, विडो रीमैरेज एक्ट ला रहे थे, वोमेन को एजुकेशन देने का बात कर रहे थे ये लोग, जो इंडियन सोसाइटी को अच्छी नहीं लग रही थी। इनका जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी रूल्स ये लोग फॉलो करते थे उसके अगेंस्ट था ये सब, ठीक है। तो सती को एबॉलिश 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। विडो रीमैरेज एक्ट 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने लेके आए। वुमेन्स एजुकेशन के लिए भी काम किया गया। चलो, टैक्सेशन ऑफ मस्क एंड टेम्पल, मस्जिद और मंदिरों पे टैक्स लगा दिया गया, ठीक। ये सोशियो रिलीजियस रीजन्स बनी, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सती का एबोलिशन 1829, विडो रीमैरेज 1856। इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट, आउटसाइड बाहर, इंडिया के बाहर ऐसा क्या हो रहा था जो कि यहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस किए। जैसे क्रीमियन वॉर 1854-1857 में हुआ, पंजाब वॉर 1845-49 में हुआ, अफ़गान वॉर, जब ये देख रहे थे ना कि ये सब वॉर हो रहा है और ये लोग चैलेंज कर रहे हैं ब्रिटिशर को, ठीक है, तो हम तो इतने बड़े कंट्री हैं भाई, हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। और ये लोग देख रहे थे कि सब जगह ब्रिटिशर्स हार रहे हैं, सब जगह इनके ऊपर प्रेशर है, तो इंडियंस और मोटिवेट होकर इनके अगेंस्ट खड़ा होते थे। द ब्रिटेन सफर्ड सीरियस लॉस इन दिस वॉर, ये सब लड़ाई में, ये सब वॉर्स में जीत तो गए थे फाइनली, बट इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ था। ये इंडियंस के लिए साइकोलॉजिकल बूस्ट था, ठीक, कि जब ये छोटे छोटे कंट्री वाले जब ब्रिटेन को इतनी अच्छी तरह से चैलेंज कर सकते हैं तो हम तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर इसे क्रोनोलॉजी में देख लिया जाए तो पहले अफ़गान वॉर हुआ था, फिर पंजाब वॉर हुआ, फिर क्रिमियन वॉर हुआ 1838-42 में अफ़गान वॉर, पंजाब वॉर हुआ था 45 से 49 में, 1845 से 1849 के बीच में, क्रिमियन वॉर 1854 से 1856 के बीच में। पहले अफ़गान, फिर पंजाब, फिर क्रिमियन। फिर डिसकंटेंट एमंग सिपाहीज, जो भी यहाँ की आर्मी थी, जो भी पुलिस थे, सिपाही जो भी सिपाही थे, उनके अंदर भी डिसकंटेंट था। प्रॉब्लम क्या आ रही थी उनको कि रेस्ट्रिक्शन ऑन वेयरिंग कास्ट स्पेसिफिक क्लोथिंग आइटम, जैसे कास्ट स्पेसिफिक जो आइटम्स आपको पहनना होता था, जैसे हम लोग कड़ा पहनते हैं हाथ में, ठीक, टर्बन पहनते हैं, ठीक, तो इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। जैसे टीका लगाते हैं, ठीक, दाढ़ी रखते हैं, है ना, ऐसा हमारे कास्ट स्पेसिफिक या रिलीजन स्पेसिफिक जो क्लोथिंग्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि नहीं, अब आपको दाढ़ी बना के वो क्लीन सेव रखना है, नहीं आप टर्बन, नहीं छोटे छोटे बाल रख सकते हैं। तो भाई वो किसी रिलीजन का पहचान है, वो आप उसको मना कर रहे हो, आप बियर्ड रखने पे वो कर रहे हो, ठीक है। एक तो बियर्ड टैक्स भी हम लोग पीछे पड़ रहे थे ना नरकल बारिया में, हाँ, तो एक बियर्ड लगा, आप क्लीन सेव वो कर रहे हो, बट हमारे रिलीजन में वो है कि हम बियर्ड रखें, तो जिससे सिपाही लोग नाराज़ हो गए। फोर्स टू ट्रेवल ओवरसीज, ठीक, बाहर हमें भेजा जाता था, जो कि हिंदू ट्रेडिशन में ये बाहर जाना अच्छा नहीं माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि अगर आप बाहर गए, कंट्री के बाहर गए, ओवरसी, आपने समुद्र पार करके कहीं और गया, तो आपका कास्ट लॉस हो जाएगा, आपका कास्ट लॉस हो जाता है, ठीक है। तो बाहर जाना नहीं, अच्छा नहीं माना जाता था। तो और यहाँ क्या करते थे ब्रिटेन कभी आपको इंडिया में रख रहे हैं, कभी आपको बाहर भेज दिए, कभी आपको म्यांमार में भेज दिया गया, कभी आपको वियतनाम में भेज दिया गया, तो बाहर आपकी पोस्टिंग करते थे, जो कि इंडियन हिंदू ट्रेडिशन में अलाउ नहीं था। अनइक्वल पे फॉर इंडियन सिपाही, काम सेम कर रहे हैं हम, ब्रिटेन वाले भी सिपाही हैं और इंडियन सिपाही भी हैं, दोनों सेम रैंक पर है, बट ब्रिटेन वाले को सैलरी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, इंडियन को कम पे कर रहे हैं। क्यों? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, आप गोरे नहीं हो, आप वाइट मैंस बर्डन हो, ठीक है। उसके बाद न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इन्फ्लिंट राइफल हैज़ हैड बीफ फैट कोटिंग, ठीक है। जो नया इन्फ्लिंट राइफल आया था उसमें क्या होता था ना कि उसमें जो वो बुलेट्स होती थी उनको मुंह से खींच के
अपने दांतों के बीच में खींच के वो लगाना होता था, और उसके अंदर बीफ फैट कोटिंग हुआ करता था। ठीक है, तो ये हिंदू ट्रेडिशन में अलाउ नहीं है। और क्या था, पिग फैट भी था, जो कि मुस्लिम्स में अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये आपके रिलीजन को, आपके धर्म को भ्रष्ट कर रहे थे। ठीक, जिससे नाराज होके फाइनली सिपोही ने मुठनी कर दिया, उनके अगेंस्ट खड़ा हो गए। ठीक है, और ये था ना, फोर्स टू ट्रेवल ओवरसी, ये जो बाहर जाने का बात था कि आपको ओवरसी में बाहर विदेश में आपकी पोस्टिंग होती थी, तो इन्होंने एक एक्ट लेके आया था, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। ब्रिटेन लेके आए थे जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। ठीक है, ये क्या था, ये था कि बंगाल आर्मी जो है वो वर्ल्ड में कहीं भी सर्व करेगी। ठीक है, कहीं भी भेज सकते हैं उनको। ये क्या, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। तो ये आपको नहीं जाना है, आपको मेरे बेसिकली पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट था क्या, तो ये आर्मी से रिलेटेड एक्ट था, जिसमें बंगाल आर्मी को कहीं भी भेजना था। और बाहर जाते थे हम लोग, तो हिंदू ट्रेडिशन में ये तो अलाउ था नहीं, तो कास्ट का लॉस हो जाता था। चलो, अब हम लोग देखेंगे मेन इवेंट्स ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट का मेन इवेंट्स क्या था। कॉजेज देख लिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशो रिलीजियस। बाहर की क्या इन्फ्लुएंस थी, बाहर के वॉर में इन्हें काफ़ी चैलेंज मिल रहा था। ठीक है, काफ़ी ये लोग वो सफ़र किए थे बाहर में। ठीक है, जो इंडियन को एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिला। सिपोही वाला प्रॉब्लम देख लिए कि आपके क्लोथिंग, कपड़े, आपकी टर्बन पे, आपके बियर्ड पे ये लोग रेस्ट्रिक्शन लगा रहे थे। आपके रिलीजियस जो भी कास्ट स्पेसिफिक आइटम्स आप यूज कर रहे हैं उस पर बाहर देश आपको भेज रहे थे अंडर जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। फिर अनइक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब कि सेम काम के लिए ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ों को ज़्यादा पेमेंट मिलता था और इंडियंस को कम मिलता था ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इन्फ्लेट राइफल आई थी जिसमें बीफ कोटिंग था, जो कि ट्रिगर पॉइंट बना। ट्रिगर पॉइंट 1857 का रिवोल्ट का ट्रिगर पॉइंट यही था। इसी के बाद रिवोल्ट हो गई। ठीक है, चलो मेन इवेंट्स ऑफ द रिवोल्ट। पहला, सून देयर वाज ए रिविलियन इन मेरठ कंटोनमेंट। मेरठ के कंटोनमेंट में रिविलियन हुआ। ठीक, मेरठ मुठनी मई 9, 1857 डेट के साथ याद रखेंगे। 9 मई 1857 को मेरठ मुठनी हुई। ठीक है, मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 का बिगिनिंग मेरठ कंटोनमेंट को ही माना जाता है, जो कि मई 9, 1857 को हुई। ठीक है, द इंडियन सिपाही इन मेरठ मर्डर्ड देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रोक ओपन द जेल एंड मेड 10 दे मार्च टू दिल्ली। मेरठ में क्या हुआ, कैसे मुठनी हुई कि वहाँ के जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्हें लोग मारने लग गए और जेल वेल तोड़ के बाहर आ गए और दिल्ली की तरफ वो लोग बढ़ने लग गए। ठीक है, मेरठ में यही हुआ था मई 9, 1857 को। सिपोही वाज प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म बहरामपुर, बरकपुर और मेरठ। ठीक है, बहरामपुर में 19 नेटिव आर्मी थी, बैरकपुर में मंगल पांडे थे और मेरठ में 3rd नेटिव वाले लोग थे। चलो ठीक है, ये रहने देते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम घटना के चक में हमें मिल जाएगा। अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, तो मेरठ कंटोनमेंट में से। ठीक है, कंटोनमेंट बना था। यहाँ के सिपाही जो भी थे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारकर जेल वेल से निकलकर वो लोग दिल्ली की तरफ मार्च करने लग गए। तो मेरठ कंटोनमेंट से 1857 रिवोल्ट का स्टार्ट हुआ और ये मई 9, 1857 को हुआ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, दिल्ली की तरफ बढ़े। दिल्ली में क्या हुआ, इन दिल्ली जो मुठनर्स थे ये लोग आ गए दिल्ली मार्च करके। यहाँ ये लोग ज्वाइन किए दिल्ली सिपाही के साथ। ठीक, दिल्ली में जो भी सिपाही थे वो ज्वाइन किए इन लोग को, मेरठ वाले को। एंड द सिटी केम अंडर देयर कंट्रोल, पूरा सिटी इनके कंट्रोल में आ गया। नेक्स्ट डे ऑन मई 11,
11 मई को द सिपोही प्रोक्लेम्ड द एजिंग बहादुर शाह जफर एज द एम्पेरर ऑफ हिंदुस्तान। जो बहादुर शाह जफर थे इनको हिंदुस्तान का एम्पेरर घोषित किया गया। बट बहादुर शाह वाज ओल्ड, बहादुर शाह काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। ही कुड नॉट गिव एबल लीडरशिप टू द सिपोही। ये सिपाही को अच्छा लीडरशिप प्रदान नहीं कर पाए, इसलिए फिर फाइनली ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में ही इसे क्या किया, ये मुठनी को दबा दिया, ये मुठनी को दिल्ली में ही सप्रेस कर दिया गया बाई ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि 9 मई को मेरठ के कंटेनमेंट से सिपोही वहाँ के ब्रिटिश ऑफिसर को मार के दिल्ली की तरफ बढ़े। 11 मई को दिल्ली में ज्वाइन किया उन्हें दिल्ली के सिपाही बहादुर शाह जफर को इन्होंने भारत का, हिंदुस्तान का राजा घोषित किया। बट ये बुजुर्ग थे, ये ओल्ड पर्सन, ये एबल लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर पाए। ठीक है, बुजुर्ग क्या ही लीडरशिप प्रोवाइड करेगा। उसके बाद दिल्ली में ही सप्रेस कर दिया गया ये मुठनी को। चलो आगे चलते हैं। फॉल ऑफ दिल्ली। दिल्ली में क्या हुआ? द ब्रिटिश फाइनली अटैक्ड दिल्ली इन सितंबर। दिल्ली में अटैक किया ब्रिटिश। फॉर 6 days देयर वाज डिस्परेट फाइटिंग, सिपोही वर्सेस ब्रिटिश। ये 6 दिन चलता रहा दिल्ली में। ठीक है, बट बाई सितंबर 1857 द ब्रिटिश रीऑक्यूपाइड दिल्ली। फिर दिल्ली पे ब्रिटिश ने फिर से कब्जा किया। 1000 ऑफ इनोसेंट पीपल वेयर मैस्करेड एंड हंड्रेड्स वेयर हैंग्ड। 100 को फांसी लगा दी गई बाई ब्रिटिशर्स। ठीक है, और हजारों हजार इनोसेंट पीपल को मौत के घाट उतार दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश आर्मी के द्वारा दिल्ली में। द ओल्ड किंग वर कैप्चर्ड। बहादुर शाह जफर को कैप्चर कर लिया गया और इन्हें रंगून भेजा गया। ठीक है, रंगून के जेल में इन्हें भेजा गया, जहां ये 1862 में अपना सांस त्याग दिए। फिर इनकी मौत हो गई वहाँ। ठीक है, हिज सन वेयर शॉट डेड। उनके बेटा को गोली मार दिया गया। दस इंडेड द इम्पेरियल डायनेस्टी ऑफ द मुगल। और मुगल का इम्पेरियल डायनेस्टी इस तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि मई 9 को भाई, ठीक है, मेरठ कंटोनमेंट के सिपाही ब्रिटिश ऑफिसर को मारकर दिल्ली की तरफ बढ़े। दिल्ली में बढ़े तो बहादुर शाह जफर को वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। बट ये ओल्ड थे तो लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर पाए, जिसके कारण सप्रेस कर दिया गया दिल्ली में ही। किस तरह से सप्रेस किया गया था? सितंबर के महीने में 6 दिन फाइट चला था। ठीक है, सिपोहीज वर्सेस ब्रिटिश। हजार के संख्या में इनोसेंट पीपल को मार दिया गया। 100 के संख्या में फांसी लगा दी गई। ठीक है, इनोसेंट लोगों को बाय ब्रिटिश आर्मी। इतने भारी दरिंदगी ये लोग करते थे ना, क्या ही बोले। उसके बाद बहादुर शाह जफर, इन्हें जेल कैप्चर करके जेल भेज दिया गया। कौन सा जेल? रंगून। ये ध्यान रखना है, रंगून के जेल में ये फिर वहीं मर गए। चलो आगे। सेंटर ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट कहाँ कहाँ हुआ? तो द रिवोल्ट स्प्रेड ओवर द इंटायर एरिया फ्रॉम नेबरहुड ऑफ पटना टू द बॉर्डर ऑफ राजस्थान। पटना से लेकर राजस्थान तक ये रिवोल्ट फैला। देयर वेर 6 मेन सेंटर। 6 मेन सेंटर थे, जिसके नाम है कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, आरा। बिहार के आरा में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और आरा। लखनऊ वाला देखते हैं। लखनऊ अवध का कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, अवध को हम लोग देखें ना, कब कैप्चर किया गया था? माल एडमिनिस्ट्रेशन पे इन्हें कैप्चर कर लिया था। किया कौन था? डलहौजी। ठीक है, ये घटनाचक्र में हम लोगों ने किया है। चलो ठीक है। देयर वेर
मुटेनेस सिपोही वेयर ज्वाइंट बाय डिसबैंड सोल्जर फ्रॉम द ओल्ड अवध आर्मी। ओल्ड अवध आर्मी के जो डिसबैंडेड सोल्जर थे ना, जो जिन्हें जिन्हें पहले सोल्जर हुआ करते थे लेकिन ब्रिटिशर्स निकाल दिए, वो भी ज्वाइन किए। ठीक है, उसके बाद लीडरशिप कौन दे रहा था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल लीडरशिप दे रही थी यहाँ। तो लखनऊ में कौन लीडर था? बेगम हजरत महल, वन ऑफ द बेगम्स ऑफ द एक्स किंग ऑफ अवध। अवध के जो भी बेगम थे उनमें से एक बेगम हजरत महल थी। सी टुक द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। ठीक है, फाइनली ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर लखनऊ। फाइनली लास्ट में जाकर ब्रिटिश ने यहाँ कैप्चर लखनऊ को कैप्चर किया और क्वीन नेपाल की तरफ स्केप कर गई। ठीक है, द क्वीन स्केप्ड टू नेपाल। बहुत अच्छा, चलो तो लखनऊ वाला हम देख लिए। अवध का कैपिटल था, बेगम हजरत महल यहाँ की लीडर थी, ब्रिटिशर्स ने वो कैप्चर कर लिया इसे। उसके बाद कानपुर देखते हैं। अपने को लखनऊ से इतना ही याद रखना है कि बेगम हजरत महल लीडर, यही पूछता है कि लखनऊ का लीडर कौन था? बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल लखनऊ की लीडर थी। कानपुर देखते हैं। कानपुर में लीड कर रहे थे नाना साहब। कानपुर में कौन लीड कर रहा था रिवोल्ट को? नाना साहब। Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Bajirao II, he joined the revolt primarily because he was deprived of his pension by the British. He captured Kanpur and proclaimed himself as Peshwa. The British was short-lived. The victory was short-lived. हुआ क्या? नाना साहब जो थे ये एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव का। ठीक है, तो हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखे थे, जिसमें क्या बोला गया था कि अगर आप अपने बेटे नहीं हो, एडॉप्टेड हो, तो आपका प्रॉपर्टी पे राइट तो है बट अंपायर पे कोई राइट नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यही था ना कि अगर आप एडॉप्टेड हो तो आपको अंपायर का किंग विंग नहीं बना सकते, आपका पेंशन वेंशन सब रुक गया था। तो नाना साहब को यही नाराज़गी था ब्रिटिश से, इनका पेंशन, इनका किंग नहीं बनना, ये सब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में वो हो गया था। तो इन्होंने रिवोल्ट किया, कानपुर को कैप्चर किया, बट फाइनली कानपुर फिर से ब्रिटिश अपने अंडर ले लिए। कानपुर बाज रिकैप्चर बाय ब्रिटिश। जब नाना साहब ने कानपुर को कैप्चर किया तो फिर ब्रिटिश ने कानपुर को कैप्चर कर लिया नाना साहब को हटा के। आफ्टर फ्रेश रीइंफोर्समेंट अराइव, द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड विद अ टेरिबल वेंजेंस। द रेबल वेयर आइदर हैंग्ड और ब्लोन टू पीसेस बाय कैनन। भाई साहब, जो भी रेबल्स लोग थे, जो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, उन्हें या तो फांसी लगा दिया गया या उनको कैनन्स के द्वारा टुकड़ों में एकदम वो कर दिया, उड़ा दिया गया। नाना साहब स्केप, नाना साहब वहाँ से निकल गए, बट हिज ब्रिलियंट कमांडर तात्या तोपे कंटिन्यू द स्ट्रगल, वाज फाइनली डिफीटेड, अरेस्टेड एंड हैंग्ड। तात्या तोपे जो नाना साहब के कमांडर थे, नाना साहब तो निकल गए, तो वहाँ के जो कमांडर थे तात्या तोपे, ये वहाँ फाइट किए ब्रिटिशर से, अरेस्ट हुए और बाद में इन्हें भी हैंग कर दिया गया। तो कानपुर वाला फाइट में दो लोग हम लोग देख रहे हैं, नाना साहेब और तात्या तोपे। तात्या तोपे अगर पूछ देगा कहाँ से फाइट किए थे रिवोल्ट ऑफ 1857 से, तो ये भी कानपुर से ही किए थे। ठीक है, चलो लखनऊ, बेगम हजरत महल, कानपुर, नाना साहेब और तात्या तोपे। झांसी देखते हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी थीं। When the British refused to accept the claim of her adopted son to the throne of Jhansi, she fought gallantly against the British forces. इनका भी बेटा जो था, सन था, वो अडॉप्टेड था। ठीक है, तो इन्हें भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के उसके कारण इन्हें भी अपना वो झांसी को एनेक्स कर लेता ब्रिटिशर्स। ठीक है, बट सी फाउट जेनेटली अगेंस्ट द ब्रिटिश, बट सी वाज अल्टीमेटली डिफीटेड। फाइनली अंग्रेज झांसी रानी लक्ष्मीबाई को हरा दिए। रानी लक्ष्मीबाई स्केप कर जाती है। लेटर ऑन द रानी वाज ज्वाइंड बाई तात्या तोपे। लेटर ऑन बाद में क्या हुआ ना कि तात्या तोपे को इन्होंने कानपुर में ज्वाइन किया, ग्वालियर में। तात्या तोपे एंड टुगेदर दे मार्च टू ग्वालियर। तात्या तोपे के साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की तरफ बढ़ी और उसको कैप्चर कर लेती है, ग्वालियर को कैप्चर कर लेती है तात्या तोपे के साथ मिलकर। सिंधिया ए लॉयल एलाई ऑफ द ब्रिटिश। सिंधिया जो था, सिंधियाज हम लोग पहले देखे थे। सिंधियाज कहाँ देखे थे हम लोग? मराठाज में। ये लोग को क्या किया गया था? ये लोग एग्रीमेंट साइन करके या ट्रीटी साइन करके ये लोग
ब्रिटिशर से मिल गए थे। तो सिंधिया जो था वो एलाई था ब्रिटिश का। सिंधिया ए लॉयल एलाई ऑफ द ब्रिटिश वॉज ड्रिवन आउट। फेंस फाइटिंग फॉलो द रानी झांसी फाउट लाइक ए टाइग्रेस। शेरनी की तरह वो लड़ी ब्रिटिशर से, बट फाइनली सी डाइड फाइटिंग टू द वेरी एंड। ग्वालियर वाज रिकैप्चर बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश फिर ग्वालियर को रिकैप्चर कर लिया रानी लक्ष्मीबाई को हराकर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं झांसी में, देखें रानी लक्ष्मीबाई लीड की, तात्या तोपे के साथ मिलकर इन्होंने ग्वालियर को कैप्चर कर लिया। तो ये हम देख सकते हैं कि ग्वालियर को कैप्चर किया था रानी झांसी ने, रानी ऑफ झांसी ने ग्वालियर को कैप्चर किया, किससे मिलकर? तात्या तोपे के साथ मिलकर। बिहार में हम देखते हैं कि ये आरा वाले डिस्ट्रिक्ट में कुंवर सिंह है। ये 80 ईयर्स के थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को घुटनों पे ला दिए थे। आरा के में कुंवर सिंह ने रिवोल्ट को वो किया था, लीड किया था। तो लखनऊ में कौन किसने किया था? बेगम हजरत महल जी ने। कानपुर में नाना साहब और तात्या तोपे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। फिर रानी लक्ष्मीबाई तात्या तोपे के साथ मिलकर ग्वालियर को कैप्चर कर लेती है। चलो अब हम देखते हैं 1857 में गवर्नर जनरल जो थे ना, वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे, यह याद रखना है कि 1857 के रिवोल्ट कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अब हम देखेंगे कि अलग अलग सेंटर कहाँ हैं, उनके लीडर्स कौन हैं और कौन ब्रिटिश ऑफिशियल थे उस जगह पर जिन्होंने जो कि सप्रेस कर दिया था, रिवोल्ट को सप्रेस करा था। तो सेंटर, उनके लीडर और ब्रिटिश ऑफिशियल जिसने सप्रेस किया था। ये क्वेश्चन यहाँ से बनती है, तो ये ध्यान रखना। पहले दिल्ली सेंटर था। दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर, हम लोगों ने देखा। ठीक है, दिल्ली के राजा बहादुर शाह जफर ये रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। जनरल बख्त खान भी था। ठीक है, अगर जनरल बख्त खान भी आ गया तो दिल्ली से यही था। उसके बाद यहाँ किसने सप्रेस किया था? तो जॉन निकोलसन ने। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जनरल बख्त खान और जॉन निकोलसन। लखनऊ में बेगम हजरत महल और हेनरी लॉरेंस। ठीक है, लखनऊ में कौन थे? हेनरी लॉरेंस थे। लखनऊ में थे हेनरी लॉरेंस। ठीक है, दिल्ली में जॉन निकोलसन, लखनऊ में बेगम हजरत महल को किसने वो किया था? तो वो हेनरी लॉरेंस थे। कानपुर में नाना साहब हम लोग देखते हैं, तात्या तोपे जी देखते हैं। ठीक है, यहाँ सप्रेस किया था सर कॉलिन कैम्पबेल, याद रखना, शीशी ने। कानपुर में कॉलिन कैम्पबेल। ठीक है, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई हम लोगों ने देखा तात्या तोपे के साथ मिलकर। यहाँ ह्यूग रोज। ठीक है, ह्यूग रोज।